एआई रेस का सबसे बड़ा वेपन है ये एआई चिप्स, जिन्हें अभी सिर्फ दो बड़ी कंपनियां कंट्रोल करती हैं। पहली है एनवीडिया, जो कि एआई जीपीयूज टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने का काम करती है, और दूसरी है ताइवानी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि इन एआई चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% से ज्यादा एआई चिप्स की मार्केट को अकेले एनवीडिया कंट्रोल करता है। इंटेल, एएमडी, बायडू और हवाई जैसी कुछ और कंपनियां भी हैं जो कि अब एआई जीपीयूज बनाने लगी हैं, लेकिन इन कंपनियों की प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी काफी लिमिटेड है। इसके अलावा इन कंपनियों की चिप्स की टेक्नोलॉजी एनवीडिया की जितनी पावरफुल नहीं है, जिसकी वजह से ही एआई राइज के बाद सबसे ज्यादा प्रॉफिट एनवीडिया को हुआ। इनफैक्ट मार्केट में भी जितने भी एआई टूल्स और एप्लीकेशंस मौजूद हैं, उनमें से ज्यादातर को एनवीडिया की चिप्स पर ही ट्रेन किया गया है। अब कमर्शियल मार्केट तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कई देश जैसे कि चाइना, ईरान और रशिया इन चिप्स का इस्तेमाल अपने मिलिट्री वेपन्स को बनाने के लिए भी करने लगे थे, जिससे अमेरिका को ये डर सताने लगा कि उसकी ही चिप्स का इस्तेमाल करके ये कंट्रीज उसकी डिफेंस पावर को कमजोर न कर दे, जिस वजह से उसने ईरान, चाइना, रशिया सहित करीब 24 देशों पर फुल बैन लगा दिया। यानी कि इन देशों को एनवीडिया अपनी चिप सेल नहीं कर सकता। वहीं 120 देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका से एआई चिप खरीद तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ लिमिटेड पैकेज में, जिसमें भारत भी आता है। सालाना भारत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 लाख जीपीयूज ही खरीद सकता है। हाँ, लेकिन 18 कंट्रीज हैं जिनके पास में अमेरिकन एआई चिप्स को खरीदने का अनलिमिटेड एक्सेस है, और ये सारी की सारी वो कंट्रीज हैं जिन्हें अमेरिका का क्लोज एलाई माना जाता है। अब अगर कोई देश अपने देश में चिप्स बनाने के लिए फाउंड्री और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहे, तो ऐसा करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन दोनों को ही सेटअप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही इन्हें चलाने के लिए हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी, जो कि अभी ज्यादातर देशों के पास में नहीं है। इसके अलावा एआई चिप्स को बनाने के लिए कुछ खास मशीनें और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जो कि सिर्फ टीएसएमसी के पास ही है, और यही वजह है कि वो अकेले 64% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। 2022 में अमेरिका के बैन इंपोज करने से पहले तक टीएसएमसी भी चाइना की कई कंपनियों के लिए एआई चिप मैन्युफैक्चर करने का काम करता था, लेकिन बैन लगने के बाद टीएसएमसी ने भी चाइना की कंपनियों के साथ में अपने बिजनेस को कम कर दिया और एडवांस एआई चिप्स बनाना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब ताइवान के अलावा साउथ कोरिया एक और ऐसा देश है जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने का काम करता है, लेकिन क्योंकि साउथ कोरिया भी अमेरिका का अलाय है, इसलिए उसने भी अमेरिका के प्रेशर में आकर चाइनीज कंपनियों के लिए एडवांस चिप्स की सप्लाई बंद कर दी। अमेरिका को लगा कि अब इन सारे बैन और रिस्ट्रिक्शंस के बाद चाइना की एआई सेक्टर कमजोर पड़ जाएगा, और अगर किसी तरह से उसकी कंपनियों ने चिप प्रोडक्शन करना शुरू भी कर दिया, तो उन्हें ChatGPT-4 जैसे मॉडल्स को बनाने में कई साल लग जाएंगे। और यही वजह थी कि जब DeepSeek R1 लॉन्च हुआ, तो इससे अमेरिका की स्टॉक मार्केट को $1 ट्रिलियन का लॉस झेलना पड़ा, क्योंकि उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब सवाल था कि चाइना ने इतने रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद ये किया कैसे, लेकिन इसे समझने के लिए आपको 2013 के खास इंसिडेंट के बारे में जानना होगा। दरअसल 2013 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA के एक एक्स एम्प्लॉय ने जर्नलिस्ट के साथ में कुछ खुफिया दस्तावेज शेयर किए, जिसके मुताबिक अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के जरिए उनके यूजर्स का पर्सनल डाटा जैसे कि ईमेल्स, फोन कॉल्स, मैसेजेस और यहाँ तक कि सर्च हिस्ट्री का डाटा कलेक्ट कर रही थी, वो भी उनकी मर्जी के बिना। यहाँ तक कि यूजर्स की रियल टाइम एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड किया जा रहा था, और कुछ बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के जरिए यूजर्स के फोन भी टैप हो रहे थे। यही नहीं, NSA ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल जर्मनी, ब्राजील और फ्रांस के कुछ बड़े लीडर्स के फोन टैप करने और उन पर जासूसी करने के लिए भी किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में उस वक्त बहुत बवाल मचा, और अपने बिजनेस को बचाने के लिए गूगल और फेसबुक को एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी लेकर आनी पड़ी। अब अमेरिका ने उस वक्त इस मामले को किसी तरह से दबा तो दिया, लेकिन दूर बैठे चाइना को इस पूरे स्कैंडल से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और वो ये कि टेक्नोलॉजी के लिए किसी भी दूसरे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही वजह थी कि चाइना ने अपने यहाँ फेसबुक, गूगल और यूट्यूब जैसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया और इनके अल्टरनेटिव वर्जन्स को मार्केट में उतारने को कहा, जिससे चाइना की टेक इंडस्ट्री को बूम मिला और वो इंडिपेंडेंट होने की तरफ बढ़ने लगी। हाँ, लेकिन अभी भी चाइना की टेक कंपनियां अमेरिका से ही सेमीकंडक्टर्स और चिप्स खरीदा करती थी। पर फिर 2018 में एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे चाइना की कंपनियों के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख दिया, और ये हुआ ZTE की वजह से, जो कि चाइना की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। दरअसल उस वक्त ये कंपनी
अपने इक्विपमेंट्स के लिए चिप्स एनवीडिया से ही खरीदा करती थी। लेकिन फिर अमेरिका की कुछ जांच एजेंसियों को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि एनवीडिया की खरीदी हुई इन चिप्स को जेटी ईरान को भी रीसेल कर रहा है, जो कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। स्कैंडल का खुलासा होने के बाद जेटी को केस सेटलमेंट के लिए 1.2 बिलियन डॉलर्स का फाइन भरना पड़ा, जो उसने भर भी दिए थे और इसके बाद मामला कुछ वक्त के लिए शांत भी हो गया था। पर फिर जांच एजेंसियों को दोबारा से कुछ ऐसे सबूत मिले जिसके मुताबिक जेटी अभी भी ईरान के साथ में चिप रीसेल कर रहा था और इस बार अमेरिका ने जेटी को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया। बैन इतना सख्त था कि जेटी बैंकक्रप्ट होने के कगार पर आ गया था। अपनी इतनी बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को डूबता देख चाइनीज गवर्नमेंट ने तुरंत इंटरफेयर किया और यूएस सरकार से बैन हटाने की मांग की, जिसके बाद बैन तो हटा लिया गया, लेकिन इस सारे ड्रामे ने चाइना के सामने एनवीडिया की पावर को एक्सपोज करके रख दिया था। उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि फ्यूचर में अमेरिका एनवीडिया की मोनोपोली का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकता है। इसलिए इस मामले के तुरंत बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने कई सीक्रेट मीटिंग्स की और कई नई स्ट्रेटेजीज बनाई। जुलाई 2018 में चाइनीज मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने ऑफिशियल न्यूज़पेपर में कुछ टेक्नोलॉजिकल चोक पॉइंट्स पब्लिश किए, जो कि एक्चुअल में वो फॉरेन कंपनीज थी जिन पर चाइना टेक्नोलॉजी को लेकर हाईली डिपेंडेंट था। इस पब्लिश जर्नल में 37 कंपनियों का नाम दिया गया था, जो कि अमेरिका, जापान और यूरोप से बिलोंग करती थी और इनमें से 7 कंपनियां ऐसी थी जो कि डायरेक्टली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से थी और इनके मार्केट में कोई भी अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं थे। चाइना ने इस पूरी प्रॉब्लम को एक नेशनल क्राइसिस की तरह देखा और यहाँ की नेशनल इंटीग्रेटेड सर्किट इंडस्ट्री फंड में $39 बिलियन इन्वेस्ट किए, जिसमें वो पहले ही $21 बिलियन इन्वेस्ट कर चुके थे। वहीं यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने भी अलग अलग 15 सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फंड बनाए, जिन्होंने मार्केट में $25 बिलियन और इन्वेस्ट किए। इसके अलावा गवर्नमेंट ग्रांट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, टैक्स ब्रेक और लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, जिसने चाइनीज गवर्नमेंट पर $50 बिलियन का एक्स्ट्रा बर्डन डाला। लेकिन ये बर्डन उस क्राइसिस से बेटर था जो कि वो फ्यूचर में फेस करने वाले थे और यही वजह है कि 2022 में जब अमेरिका ने चाइना को एडवांस एआई चिप्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया, तो इससे यहाँ की कंपनियों को ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ा, क्योंकि तब तक हवाई, कैमरून टेक्नोलॉजीज, इनफ्लेम, हाईगोन और मोरेथ्रेड जैसी कुछ कंपनियां जीपीयूज बनाने में सक्सेसफुल हो गई थी। पर ये कंपनियां अभी इस इंडस्ट्री में नहीं है, इसलिए अपनी एआई सेक्टर को बूम करने के लिए चाइनीज कंपनियों को दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़े, जैसे कि स्टॉक पाइलिंग। अमेरिका के बैन लगाने से पहले ही चाइनीज कंपनियों ने अपने लिए 3 से 4 साल का स्टॉक जमा करके रख लिया था। इनफैक्ट डीपसीक के फाउंडर लियोन फेंग के मुताबिक डीपसीक R1 मॉडल को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया की जिन A100 चिप्स का इस्तेमाल किया गया है, वो भी उन्होंने 2021 में ही खरीद ली थी। हालांकि अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैन के बाद से ही एआई चिप्स की ब्लैक मार्केटिंग और पैरेलल इंपोर्टिंग भी बहुत तेजी से बढ़ी है, जिनका डेस्टिनेशन पॉइंट पिछले 3-4 सालों में चाइना ही रहा है। इसीलिए डीपसीक R1 के लॉन्च होने के तुरंत बाद ही अमेरिका की जांच एजेंसियां ये इन्वेस्टिगेट करने में लग गई कि कहीं इन चिप्स को सिंगापुर के रास्ते तो स्मगल करके नहीं मंगवाया जा रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंगापुर ही क्यों? दरअसल टॉम हार्वर्ड की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक एनवीडिया का 28% रेवेन्यू सिर्फ सिंगापुर से आ रहा है, जबकि यहाँ के ट्रेड मिनिस्टर का कहना है कि उनकी कंपनियों का एनवीडिया के रेवेन्यू में रोल 1% से भी कम है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सिंगापुर के एड्रेस पर चाइनीज कंपनियां एनवीडिया की चिप्स को मंगवाकर इंपोर्ट कर रही हैं? वैसे सिर्फ सिंगापुर ही नहीं, ताइवान, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान और यूएई जैसे कई और देश भी पिछले कुछ सालों में एआई चिप्स की स्मगलिंग के हॉटस्पॉट रहे हैं, जहां से स्मगल करके इन एआई चिप्स को पानी के रास्ते शिजान प्रोविंस तक लेकर आया जाता है, जिसे चाइना की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसी शहर में ह्यूमोंगक्योंग नाम की एक जगह है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में से भी एक मानी जाती है। यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और यहाँ तक कि अफ्रीका के कई देशों से भी लोग अपनी कंपनियों के लिए सामान खरीदने के लिए आते हैं। और यहीं पर कुछ अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट्स भी हैं, जो कि इन स्मगल्ड एआई चिप्स को बेचने का काम करती हैं। चाइनीज कंपनी इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि एआई सेक्टर में अमेरिकन से ज्यादा कैपेबल होने के बावजूद सिर्फ एआई चिप्स की कमी की वजह से वो इस सेक्टर में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। एंड शायद इसीलिए चाइनीज कंपनी ने डीपसीक R1 के मॉडल को फ्री एंड ओपन सोर्स रखा,
ताकि कोई भी इसे डाउनलोड करने से पहले एक बार भी ना सोचे। इनफैक्ट इसका एपीआई कॉस्ट भी इतना सस्ता है कि चैट जीपीटी 4, ग्रुप 3 या दूसरे एआई प्लेटफॉर्म के बजाय अमेरिकन भी खुद इस ऐप को चुनने लगे। अब ऐसा नहीं है कि चाइना ने कुछ नई इन्वेंशन की है या फिर वो कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लेकर आया है। हाँ, लेकिन कुछ इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि एमएलए, मल्टी हेड लेटेंट अटेंशन, एमओई, मिक्सचर ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड के जरिए उसने लेस कंप्यूटिंग पावर में अपने मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश की। और यही कारण है कि डीपसीक R1 को सिर्फ 2800 एआई चिप्स में ट्रेन कर लिया गया, जबकि चैट जीपीटी 4 को ट्रेन करने के लिए 25,000 से ज्यादा एआई चिप्स और ग्रुप 3 को ट्रेन करने के लिए 1 लाख से ज्यादा एआई जीपीयूज का इस्तेमाल किया गया है। अब इससे हुआ क्या कि चाइना के लो कॉस्ट एआई मॉडल की वजह से अमेरिकन टेक कंपनीज की हाई कॉस्ट एआई मार्केट डिस्टर्ब हो गई। अब उन्हें एक तरफ तो डीपसीक R1 जैसे सस्ते मॉडल्स के साथ में compete करने के लिए अपने प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ वो देश जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर अभी तक ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, ये सोचकर कि इनके लिए ढेर सारे जीपीयूज की जरूरत पड़ती है, उन्हें भी अब कम इन्वेस्टमेंट में सस्ते LLM मॉडल्स बनाने का रास्ता मिल गया है। पर रियल कंसर्न ये नहीं है कि अमेरिका या फिर चाइना कौन एआई मार्केट को लीड करेगा। रियल प्रॉब्लम है एआई डिफेंस वॉर। स्केल एआई के सीईओ अलेक्जेंडर वोंग ने अपनी टेक टॉक स्पीच में कुछ वक्त पहले बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से एआई रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन का सबसे बड़ा वेपन साबित हुआ। रशियन ट्रूप्स की पहचान करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन, इमेज इंटेलिजेंस, एआई बेस्ड टारगेटिंग, रडार सिस्टम्स और जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इन शॉर्ट, जिसके पास में भी एआई की पावर होगी वो कम मिलिट्री फोर्स के साथ भी जंग लड़ सकता है। वहीं मार्केट में लगातार बढ़ते एआई टूल्स की वजह से साइबर अटैक और स्पाइंग का खतरा भी बढ़ गया है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि डीपसीक R1 के लॉन्च होने के कुछ वक्त बाद ही ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका और यहाँ तक कि भारत सरकार ने भी अपने सरकारी दफ्तरों में इस ऐप को बैन कर रखा है। अब अगर हम सिर्फ अपने देश की बात करें तो भारत में एआई का एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। अच्छी बात इसलिए क्योंकि इससे कंपनियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और बुरा इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमारी नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे देश की सोशल मीडिया और स्मार्टफोन इंडस्ट्री के साथ हुआ। आज की डेट में दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स भारत में ही है, लेकिन ना तो हमारे पास में अपना कोई स्मार्टफोन ब्रांड है और ना ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना की तरह हमारे देश की सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स ने फॉरेन ब्रांड्स पर कोई खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, जिसकी वजह से चाइना, यूएसए और साउथ कोरिया की कंपनियों ने बहुत कम टाइम में यहाँ की स्मार्टफोन मार्केट को कैप्चर कर लिया, जिसके चलते यहाँ के लोकल ब्रांड्स उनसे कम्पीट नहीं कर पाए और धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गए। अब सरकारें ये कहती तो हैं कि उन्होंने फॉरेन ब्रांड्स को यहाँ पर प्लांट्स लगाने के लिए मजबूर किया, जिससे हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, पर एक्चुअल में देखा जाए तो इन सब से हमारे देश की दूसरे देशों की कंपनियों पर डिपेंडेंसी सिर्फ बढ़ी है, कम नहीं हुई है। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भारत का अब टेक और एआई इंडस्ट्री में लीड करना जरूरी है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स में अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी होगी जिसमें भारत से बेहतर कोई और हो ही ना। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमारी सरकार को अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट इंक्रीज करना होगा, क्योंकि बिना इनोवेशन के ये पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम दूसरे देशों को देखें तो इजराइल और साउथ कोरिया अपनी जीडीपी का करीबन 5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करते हैं, वहीं चाइना 2.7%, अमेरिका 3.4% और इंडिया सिर्फ 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, जिसकी वजह से हम अमेरिका और चाइना से एआई सेक्टर में 7 से 8 साल और सेमीकंडक्टर में तो करीबन 10 से 15 साल पीछे चल रहे हैं। वहीं इन सब का एक कारण एजुकेशन सेक्टर भी है। चाइना की 500 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट्स को एआई कोर्सेज से रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट्स और फंड्स प्रोवाइड कराती हैं। टीवी शोज और फिल्मों के जरिए उनके दिमाग में इन कोर्सेज को लेकर क्यूरियोसिटी सीड की जाती है, ताकि स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा इन कोर्सेज में इनरोल करें। वहीं अब तो चाइना के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में भी एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है,
जबकि भारतीय स्टूडेंट्स में एआई कोर्सेज को लेकर दिलचस्पी पिछले 10 सालों में ही ज्यादा बढ़ी है। वहीं इंडिविजुअल रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के लिए कॉलेजेस में इनफ इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है। वहीं जो हाई स्किल स्टूडेंट्स होते भी हैं, वो कम अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा सैलरी की तलाश में दूसरे देशों में, स्पेशली अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि इन सारी खामियों के बावजूद भारत एआई रिसर्च पब्लिशिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। 2016 से 2020 के बीच चाइना ने 76,600 एआई रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे, जबकि अमेरिका ने 44,400 और इंडिया ने 17,000 एआई रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे। जिसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ सालों में आपको भारत से भी एआई सेक्टर में कोई बड़ी कंपनी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए भारत की सरकारों को भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉरेन कंपनीज पर लगाने ही होंगे, ताकि इन एआई कंपनीज को ग्रो करने का स्पेस मिल सके। वहीं अगर एआई सेक्टर में अपना अलग स्पेस बनाना है या फिर मोनोपोली क्रिएट करनी है, तो भारतीय कंपनियों को उन सेक्टर्स की तरफ भी देखना होगा जो कि अंडररेटेड है या फिर जिन पर अभी सिर्फ चाइना की मोनोपोली है। इस तरह से वो चाइना के अल्टरनेटिव के तौर पर दूसरी कंट्रीज के लिए काम कर सकता है, जैसे कि मेटल एंड माइनिंग इंडस्ट्री, ग्रेफाइट, रियर अर्थ एलिमेंट, जेरेनियम, लिथियम, ये सारे के सारे वो मेटल्स हैं जो कि टेक इंडस्ट्री को चलाते हैं, पर इन सब पर अभी सिर्फ चाइना का कंट्रोल है। अगर भारत चाहे तो इस इंडस्ट्री पर फोकस करके इसमें अपने लिए जगह बना सकता है। वहीं एआई डाटा सेक्टर, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम एआई, एज कंप्यूटिंग, ये वो सेक्टर्स हैं जो कि अभी इस वक्त बहुत ही अंडररेटेड हैं या फिर इनमें बहुत कम प्लेयर्स हैं जो कि इसकी अभी तक सिर्फ रिसर्च या फिर इनिशियल स्टेज तक पहुंचे हैं, जिसकी वजह से इन सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों के लिए अपना स्पेस बनाने का अच्छा चांस है। वहीं इन सब के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो कि आगे चलकर एआई सेक्टर को रूल करेगा। दरअसल जैसे जैसे मार्केट में एआई ड्राइविंग प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी कंजप्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक एनर्जी डिमांड 160% बढ़ने वाली है, जिसे ऑयल इंडस्ट्री अकेले पूरा नहीं कर पाएगी और ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियों की डिमांड भी बढ़ेगी। भारत के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि अदानी और रिलायंस जैसी कुछ कंपनियां ऑलरेडी इस सेक्टर में अच्छा कर रही हैं। लेकिन अगर इस सेक्टर को मोनोपोलाइज करना है या फिर ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में अपने शेयर को इंक्रीज करना है, तो और भी भारतीय कंपनियों को इस सेक्टर में उतरना पड़ेगा, वरना एक बार फिर हम सिर्फ दुनिया के लिए कस्टमर मार्केट बनकर रह जाएंगे। यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि एआई की रेस सिर्फ कमर्शियल मार्केट की रेस नहीं है, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न भी है, जो फ्यूचर में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को शेप देने वाले हैं। जिन कंट्रीज की एआई से जुड़े सेक्टर्स में मोनोपोली होगी या फिर ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा, वो डिसीजन मेकर्स बनेंगे और बाकी सभी कंट्रीज उनकी प्रॉक्सी एलाइज बनकर रह जाएंगी। खैर, एआई रेस को कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यहाँ पर हारने वाला नेचर ही है। तकनीकी सुविधाओं की रेस क्लाइमेट को बर्बाद करेगी। पूंजीवादी देशों की इन्वेंशन शायद उनके लिए दूसरे किसी ग्रह पर रहने की जगह बना दे, लेकिन गरीब और अविकसित देशों का सिर्फ शोषण होगा, मजदूर के रूप में, कर्मचारी के रूप में और फिर एक ग्राहक के रूप में। खैर, एआई की अंधाधुंध रेस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें।